हे गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स बंधु। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस समय चैनल पर जो सीरीज रन हो रही है उसका नाम है 21 डेज कमिटमेंट सीरीज। इस समय हम लोगों ने डिसोल्यूशन टॉपिक को चूज किया है सबसे पहले, क्योंकि डिसोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो इसलिए हम लोगों ने डिसोल्यूशन को चूज किया था स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर। हम इस पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और उससे चैनल पर डाल चुके हैं। प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखो, उससे आपका डिसोल्यूशन का बेसिक क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और एसेट और लायबिलिटीज को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये भी आपको काफी हद तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। आज डे 3 है और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाया जाता है और पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ओके और साथ ही साथ वी विल टॉक अबाउट वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कि ये दोनों भी आपको कैसे डील करना है, बिकॉज ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसोल्यूशन के अंदर। और कुछ छोटी बातें जो कि क्रूशियल है डिसोल्यूशन में, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। पहले वो दोनों वीडियो देखे, पहले डे 1 देखे और डे 2 देखे, देन वो इस वीडियो को देखे, तभी उन्हें ये वीडियो क्लियर होगा। ओके तो स्टार्ट करते आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। आप लोग पीछे देख रहे हो कि मैंने बैलेंस शीट बनाई हुई है व्हाइट बोर्ड पर। पिछले वीडियोस में भी मैंने बैलेंस शीट बनाई थी और बैलेंस शीट से ही आपको समझाया था कि कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो आप देखो कि ये मैंने लायबिलिटी साइड पर 20 लोन लिखा हुआ है। इट मींस फर्म ने 20 से लोन लिया हुआ है। तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं, अब एक मैं छोटा सा लेजर अकाउंट बना रहा हूं, आप भी साथ साथ बना लो। ठीक है, आप भी साथ साथ बना लो। यहां पर आप 20 लोन लिखो, या क्या लिख सकते हो आप, पार्टनर्स लोन, जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो। तो 20 लोन लिख दिया, यहां पे लिखा पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखा अमाउंट, यहां पे लिखा पर्टिकुलर्स और यहां पे क्या लिखा, अमाउंट। डेट कॉलम अगर आप नहीं भी बनाते तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो लोन है, ये जो आपको लोन दिख रहा है बी का लोन, इसका 20 का लोन, ये लायबिलिटी साइड है और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, और असेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। ये बात आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। तो लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है और असेट्स हमेशा डेबिट होती है। तो 20 लोन दैट इज अ लायबिलिटी, तो ये क्रेडिट होता है, इसलिए इस लेजर में इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड जाएगा। गॉट इट? ठीक है, तो अब ये आ गया। हमें क्या करना है, इवन क्वेश्चन मेंशन करे या ना करे, वेदर इट इज आस्क्ड और नॉट, हम इसे पे ऑफ कर देंगे। पे ऑफ कर देंगे तो कैश में करेंगे, या तो यहां पे कैश लिखेंगे या बैंक लिख देंगे, दोनों सही है। लेकिन कहां क्या लिखना है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से ये बात समझ लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया गया है तो टू कैश लिखना ज्यादा कंफर्टेबल होगा, और क्वेश्चन में अगर कैश एट बैंक लिखा है तो टू बैंक लिखना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि उसको हम पे ऑफ नहीं करते, नीचे एडजस्टमेंट में ये लिखा होता है कि उसने अपने लोन के बिहाफ में क्या कर लिया, उसने अपने लोन के बिहाफ में असेट्स टेक ओवर कर ली। उसने कुछ नहीं किया, उससे कैश पे ऑफ नहीं हुआ है, लोन के बिहाफ में क्या कर लिया है, असेट्स टेक ओवर कर ली है। तो देखो अब हम लोग यहां पे कैसे डील करते हैं उसे, 20 लोन, वही कैपिटल। बहुत ध्यान से आप देखना, आपको पर्टिकुलरली सब कुछ समझ में आएगा। दिस इज माय गारंटी बाय बैलेंस बीडी, दिस वन। तो अब यहां पे टू कैश की जगह टू रियलाइजेशन। सर एसेट्स का नाम लिखो ना यार, एसेट्स तो सब ट्रांसफर हो गए ना रियलाइजेशन में, तो नाम नहीं, यहां पे
उस एसेट्स की जगह पे रियलाइजेशन वर्ड लिखेंगे। तो पूरा जितना लोन था उसी अकॉर्डिंगली उसने एसेट्स टेक ओवर कर ली उतने अमाउंट की, अकाउंट फिनिश। ओके, तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, कोई डरने की बात नहीं है। सब तीसरी कंडीशन क्या होगी ये देखो, छोटा सा मैं यहां पे बना दे रहा हूं, बाय बैलेंस बीडी और टू कैश, यानी कुछ पैसा हमने कैश में दे दिया और कुछ पैसा का उसने असेट्स टेक ओवर कर ली, यानी इसका और इसका कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया। तो ये हो गई ये तीन कंडीशन, पहला उसको कैश दे दिया, दूसरा उसने एसेट टेक ओवर कर ली, तीसरा यहां पे एसेट टेक ओवर कर ली और कुछ पैसा कैश में ले लिया। तो इस तीन तरीके से पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाए जाते हैं। आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ये बहुत ही इजी है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम उसी तरह लेजर बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए पहले लेजर बना लेते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब यहां पे दो पार्टनर है, तो यहां पे ए, यहां पर बी, यहां पर ए, यहां पर बी, ये हो गया क्या, पर्टिकुलर्स, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये कैपिटल इधर दिया गया है, आप दिख रहे हो ना, ये भी लायबिलिटी साइड दिया गया है ना। लायबिलिटीज क्या होती है, कम ऑन, क्रेडिट होती है ना। तो इसका भी जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो भी किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। तो बाय बैलेंस बी ऑब्लिक डी, ये ए का चला गया और ये बी का चला गया। अब एक बात बहुत अच्छे से आप लोग समझ लो, बहुत इत्मीनान से आप लोग समझ लो, अगर हमारी कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट साइड हम वो आइटम लिखेंगे, जिन भी आइटम से, बैलेंस शीट के आइटम से या रियलाइजेशन के आइटम से हमारी कैपिटल बढ़ती है उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जिस ट्रांजैक्शन से हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है उन्हें हम डेबिट साइड लिखते हैं। आप ये अमेरिकन सिस्टम जानते होंगे, क्योंकि इसका पार्टनर्स कैपिटल का नेचर क्रेडिट है। जब ये बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, जब ये डिक्रीज करेगा तो ये डेबिट होगा। दैट इज कॉल्ड अमेरिकन सिस्टम। अगर क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिखना और ये अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट में लिखना। अब किन किन चीजों से बढ़ता है और किन किन चीजों से ये डिक्रीज होता है, ये बात हम लोग सीखते हैं। तो देखो ये रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है आपको, ठीक है, ये प्रॉफिट है, पार्टनर के लिए ये प्रॉफिट है। तो जब फर्म डिसॉल्व होती है तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट में जो लिखा हुआ है, बैलेंस शीट देखो आप लोग, जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, तो हम यहां पे जनरल रिजर्व लिख देंगे। किस रेशियो में, अरे भाई मेरे बंधु, यहां पे केवल एक ही रेशियो होता है, ओल्ड और न्यू मत कर देना, एडमिशन और रिटायरमेंट की तरह यहां पे केवल एक ही रेशियो होता है, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, एक बात और बताना चाहूंगा, लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहता है ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होता है, यानी इतने सालों से हम जो बैलेंस शीट अपनी फर्म चला रहे थे तो बैलेंस शीट में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रखते जाते थे ताकि फ्यूचर में कोई कंटिंजेंसी हो तो ये प्रॉफिट यूज करेंगे, तो ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है। और यहां पे भी आप देख रहे होंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। भाई कभी कभी लॉस भी तो हो जाता है, तो ये इतने सालों से पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो तो ये वो एक्युमुलेटेड लॉसेस हैं, ठीक है। तो अभी हम इस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉफिट है ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके डिस्ट्रीब्यूट होने से भी पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया इनका कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हाँ ये जाते हैं। अगर जाते हैं तो किस साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड ही जाएंगे, क्योंकि ये भी प्रॉफिट का ही हिस्सा है। तो WCR लिख देता हूं, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, और IF
पर लिख देता हूं। ठीक है, तो ये जो चीजें है वो हमारे पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ा रही है। साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो में हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा था। अगर रियलाइजेशन से प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी हमारे पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ा देगा। तो यहां पर लिख देंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ये भी हमने यहां लिख दिया। अब इन चीजों से हमारी पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अब जिन चीजों से, जिन आइटम से हमारी पार्टनर्स कैपिटल कम होगी, हम उन्हें लिखने जा रहे हैं। अब किन चीजों से हमारी पार्टनर्स कैपिटल कम होती है वो बहुत अच्छे से आप लोग देख लो। अब सबसे पहले जो हमारी पार्टनर्स कैपिटल कम होती है वो ये अपना जो है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट लॉसेस की तरह होते हैं और ये हमारे पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो फिर हम यहां पर ये सारे फिक्टिशियस एसेट लिखेंगे। हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये एसेट साइड वाला प्रॉफिट है जो कि लॉस होता है, और टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी हम लोग रेशियो में लिख देंगे। ये रेशियो में लिख दिया। तो हमने वो सारे आइटम्स लिख रहे हैं जिससे हमारा जब प्रॉफिट जिससे हमारी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, और कैपिटल रिड्यूस होती है तो डेबिट साइड। ठीक है, और कभी कभी रियलाइजेशन में लॉस भी आ जाता है। प्रॉफिट आ गया तो भाई कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस आ गया तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। जी हां, तो उसे यहां लिखेंगे टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, उसको हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब एसेट्स को सेल ऑफ करते हैं तो कभी कभी उससे कैश रियलाइज होता है, और कभी कभी कुछ एसेट्स पार्टनर टेक ओवर कर लेते हैं। तो जो एसेट्स पार्टनर टेक ओवर कर लेते हैं उनसे पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो भाई जो एसेट्स पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है, एसेट्स टेक ओवर कर ली है, वो यहां लिखी जाएगी। और जो लायबिलिटीज पार्टनर टेक ओवर करेंगे, क्योंकि एसेट्स टेक ओवर करते हैं और कभी कभी लायबिलिटीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो अगर लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो उनसे उनकी कैपिटल इंक्रीज करेगी। तो यहां पे भी बाय रियलाइजेशन लिखेंगे। सर लायबिलिटी क्यों नहीं लिख रहे हैं? अरे भाई ये ब्रैकेट में बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, एसेट्स और लायबिलिटी वर्ड, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ये लायबिलिटी टेक ओवर हुई है और ये एसेट टेक ओवर किया है। रियलाइजेशन वर्ड इसलिए लिखा है कि अब वो एसेट्स और लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है, तो उनका नाम नहीं लिखते हैं, उनके प्लेस पर हम लोग रियलाइजेशन वर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपनी बैलेंसिंग आएगी। तो भाई एडमिशन और रिटायरमेंट की तरह, एडमिशन की तरह, रिटायरमेंट भी नहीं, केवल एडमिशन की तरह उसकी बैलेंसिंग आप करोगे। ए का टोटल कर लोगे और इधर भी ए का टोटल कर लोगे। अगर ए का टोटल क्रेडिट साइड, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल 20,000 है और इसका टोटल 8,000 है, ए का रफ में कर लिया, तो 20 किस साइड का टोटल ग्रेटर है, क्रेडिट साइड का। तो 20 में से 8 हमने माइनस किया, कितने का डिफरेंस आया, 12,000। तो यहां पे अपन लोग 12,000 डाल देंगे, लेकिन यहां पर टू बैलेंस सीडी नहीं करेंगे, यहां पे टू कैश लिखेंगे या बैंक लिखेंगे वर्ड। क्यों? क्योंकि अब पार्टनर डिसॉल्व हो रही है, तो अगर पार्टनर का पैसा बचा है तो भैया घर ले जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, घर ले जाओ, पैसा खत्म करो। अब फर्म में कुछ रखा ही नहीं है, पूरी फर्म डिसॉल्व हो गई है। अगर कंडीशन नंबर 2, मान लो बी वाला कर रहे हैं, बी का जो डेबिट साइड का टोटल आया वो आया 25,000 और जो क्रेडिट साइड का टोटल आया वो आया 18,000। तो भाई 25,000 इधर और 18,000 इधर, किधर लेसर है, इस साइड। तो 7,000 इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि 7,000 का डिफरेंस आया है। 25K में से 18K आप लेस करोगे तो 7,000 का डिफरेंस आया है, जिससे आप लिख दोगे बाई कैश या बैंक। यानी पार्टनर्स
कि जो पार्टनर्स को बी को 7,000 रुपीज और लाने पड़े क्योंकि उसकी कमी आ रही थी। इसके ज्यादा थे तो ये ले गया और इसकी कमी आ रही थी। यहां पे बैलेंसिंग नहीं होती है। अगर इस साइड आएगा तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, अगर इस साइड आएगा तो बाई कैश हो जाएगा। यही बैलेंसिंग है। इसका मतलब है कि उसका कुछ पैसे बच गए थे फर्म में तो उसे पे ऑफ कर दिए, और इसका मतलब है उसके पैसे कम पड़ रहे थे उसे और लाने पड़े। आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये जो फिगर आए हैं ये एग्जाम्पल के फिगर है, नथिंग एल्स। मैंने एग्जाम्पल लिया था इसलिए ये फिगर आ गए। आपके जो एक्चुअल फिगर होंगे वो अलग होंगे। तो आई होप सो आपको पार्टनर्स कैपिटल समझ में आ गया है। जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिक पहले समझ में आना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, नाउ पार्टनर्स कैपिटल के बाद आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व। पहले मैं इसकी मीनिंग आपको बता दूं, आखिर ये रिजर्व क्या काम करता है। ये एक रिजर्व है जो वर्कर के लिए बनाया जाता है। अगर वर्कर को कोई इंजरी हो या ड्यूरिंग जॉब उसकी डेथ हो जाए तो इट इज द मॉरल ड्यूटी एज वेल एज लीगल ड्यूटी ऑफ द फर्म कि उसे वो पे करे। वो उसको भी पे कर सकता है और उसके फैमिली मेंबर को भी पे कर देता है। तो ये कॉम्पनसेट किया जाता है। किसको कॉम्पनसेट किया जाता है? वर्कर को या उसकी फैमिली को। आपको एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, ये रिजर्व बनाने की क्या जरूरत है? जब किसी वर्कर को चोट लगेगी तो हम प्रॉफिट में से उठाएंगे पैसा और उसको दे देंगे। अरे बॉस, अगर उस समय आपका प्रॉफिट कम हुआ तो पूरी फर्म उस साल हिल जाएगी ना। अगर एक नहीं 3-4 वर्कर को चोट लग गई तो आपका प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा, हो सकता है घर से भी आपको देना पड़े। इसलिए फ्यूचर में होने वाली कंटिजेंसी के लिए आज से ही प्रोविजन बना लेना चाहिए। दैट इज व्हाई वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया जाता है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसके लिए मैं बस एक छोटी सी बैलेंस शीट यहां पे बनाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। ओके, वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व का मीनिंग जानने के बाद हम जानते हैं कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? तरीका है, माइंड का स्ट्रक्चर है। वैसे आप ढाल लोगे तो आराम से इसकी जनरेंटी हो जाएगी और कभी गलत भी नहीं होगी। इसके लिए मैं छोटी सी बैलेंस शीट आपके सामने WCR से, उसमें WCR मेंशन करूंगा। एक छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूं। ये देखो बैलेंस शीट है, इसमें जस्ट केवल WCR मतलब वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व, आई एज्यूम इट इज 50,000। ठीक है, इसके नीचे क्लेम, वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व का क्लेम आया कितना? 50,000 का क्लेम आया है। ओके, मींस हमारे रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है? 50,000 का, और क्लेम आ गया 50,000 का, मतलब वर्कर को 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। उसको चोट वोट आ गई है बेचारे को। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, WCR अकाउंट डेबिट कर दिया। ओके, टू रियलाइजेशन। सर रियलाइजेशन यहां पे क्लेम लिखना चाहिए था ना, बताता हूं। क्लेम नहीं लिखना है, रियलाइजेशन ही लिखना है। और ये 50,000 क्यों लिखना है रियलाइजेशन? बिकॉज क्लेम इज अ लायबिलिटी, और डिसोल्यूशन में सारी लायबिलिटी कहां हो जाती है? रियलाइजेशन में। इट मींस क्लेम जो लायबिलिटी है वो कहां है? रियलाइजेशन के अंदर, वसूली भाई के पास। तो इसको क्लेम वर्ड ना देकर हम लोग कौन सा वर्ड देते हैं? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन, मेरा WCR कितने का था? 50,000। क्लेम कितने का आ गया? 50,000। खत्म, पूरा WCR बुक से खत्म, कुछ भी नहीं बचा। केस नंबर 1 इसे ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट केस बी। अभी क्लेम आ गया कितने का? 40,000 का क्लेम आ गया है। ओके, 40,000 का क्लेम आ गया। WCR कितने का है? WCR अकाउंट डेबिट 50,000 का है।
क्लेम, तो क्लेम इट इज अ लायबिलिटी, तो क्लेम वर्ड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं उसकी जगह पे? रियलाइजेशन। ये डिसोल्यूशन है भाई, यहाँ पे क्लेम वर्ड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? रियलाइजेशन। कितने का क्लेम आ गया है? 40,000। इट मींस अभी 50,000 का रिजर्व था और 40,000 का क्लेम आ गया है। कितना रिजर्व अभी भी बाकी है? सर कितना? 10,000 का। हाँ, 10,000 का रिजर्व अभी भी बाकी है, तो वो 10,000 पर किसका हक है? पार्टनर्स का हक है, बिकॉज फर्म डिसॉल्व हो रही है और 10,000 का रिजर्व बचा हुआ है। पार्टनर इसे अपने घर ले जाएंगे। किस रेशियो में? यहाँ पे एक ही रेशियो होता है, ओल्ड और न्यू नहीं होता है। तो ये जो 10,000 बचा, इससे सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल कि पार्टनर ए और बी है, तो 2A's कैपिटल एंड देन 2B's कैपिटल, ये 10,000 ये दोनों ले लेंगे। रेशियो जो है गिवन है। तो केस ए भी आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा और केस बी भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि केस सी, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि केस सी अब हम लोग यहां से समझ रहे हैं। केस सी, ठीक है, सी में मैं ये मानता हूं यहां पे नो क्लेम लिख देता हूं बॉस, नो क्लेम, कोई क्लेम ही नहीं आया है। ठीक है, कोई क्लेम ही नहीं आया। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आप चाहो तो अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं, बिकॉज पहले नो क्लेम वाला बता दूं। एक चीज मैं और यहां पे ऐड करना चाहूंगा, जो मैंने अभी ऐड नहीं की है उसको मैं ऐड कर देता हूं। पहले ये नो क्लेम वाला समझा दूं। कोई क्लेम नहीं आया तो WCR अकाउंट डेबिट, कोई कितने से? 50,000 से। कोई क्लेम आया है? नहीं, कोई क्लेम ही नहीं आया है। तो सारा WCR बच गया। बच गया तो बट गया, बच गया तो बट गया। किसके बीच में? पार्टनर। कितने पार्टनर है? आई एम एज्यूमिंग कि दो ही पार्टनर है, ए और बी। पूरा 50,000 रेशियो में क्या हो गया? बट गया। गॉट इट? अब मैं कुछ एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। ये जो रियलाइजेशन है, ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी वीडियो 2 में, वेदर इट इज सेट और नॉट, अगर कोई लायबिलिटी है तो उसे हमें पे ऑफ करना है। यहां पे क्लेम इज अ लायबिलिटी, इसे पे ऑफ करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन हमें इससे बिना बोले क्या करना है? पे ऑफ करना है। तो हमें यहां पर एक एंट्री और पास करनी होगी, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, जो भी आपका मन हो पास कर देना। 50,000 मैंने के लिख दिया है, सॉरी मैं यहां पे 0 लिख देता हूं। यहां पे भी रियलाइजेशन है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको भी पे ऑफ करना है। रियलाइजेशन मतलब लायबिलिटी, वेदर इट इज सेट और नॉट। क्वेश्चन में कहा जाए या ना कहा जाए, अगर कोई भी लायबिलिटी है तो उसे पे ऑफ करना ही है। वीडियो नंबर 2 में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं और ये बात आप हमेशा डिसोल्यूशन में याद रखना। तो इसे भी यहां पर आप पे कर दो, पे कर दो, वेदर इट इज सेट और नॉट। कितने की है? 40,000, यहां पे 40,000 लिख दोगे। और यहां पर रियलाइजेशन वर्ड ही नहीं आया, मतलब लायबिलिटी नहीं थी, कोई भी, कोई क्लेम ही नहीं था। केस सी में कोई लायबिलिटी नहीं थी, इसलिए पार्टनर सारी रिजर्व को कहां ले गए? घर ले गए। इसलिए यहां पे रियलाइजेशन टू बैंक वाली एंट्री केस सी में नहीं बनेगी। तो केस 1 में ये पे ऑफ की एंट्री मैंने बनाई है, आप कहा ना जाए तो भी बनानी है। और जनरली क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा WCR के केस में कि पेड ऑफ करना है, आप खुद ही ये एंट्री क्या कर दोगे? बना दोगे। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसमें आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो केस ए, यहां पे WCR जितने था उतने का ही क्लेम आ गया। सारा WCR कहां ट्रांसफर हो गया? रियलाइजेशन में। मींस WCR के अगेंस्ट में 50,000 का क्लेम था, ये लायबिलिटी हो गई और लायबिलिटी पे ऑफ कर दी। WCR 50,000 का, क्लेम 40,000 का, जो बचा वो पार्टनर्स के बीच में बटा। और रियलाइजेशन को फिर हमने क्या है? लायबिलिटी को क्या कर दिया? पेड ऑफ कर दिया। केस सी में कोई लायबिलिटी नहीं है, पूरा WCR बच गया। बच गया तो
बढ़ गया। आई होप सो आपको वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व का ये समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जिन्होंने एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ा था, वहां पे वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में अगर क्लेम आता है तो उसको हम लोग वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम लिख देते थे रियलाइजेशन की जगह पर। यहां पे प्रोविजन फॉर क्लेम नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज कहां ट्रांसफर हो जाती है? रियलाइजेशन में, इसलिए यहां पे रियलाइजेशन लिख रहे हैं। तो ये लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गई है और उसको ये पेड ऑफ किया। फिर लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गई, उसको पेड ऑफ किया। यहां पे कोई लायबिलिटी नहीं थी तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही नहीं हुई, क्योंकि कोई क्लेम नहीं था, इसलिए सारा पूरा पूरा पैसा कौन ले गया? पार्टनर्स ले गए। तो आई होप सो आपको वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके एक पॉइंट और है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, प्लीज अगर आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो, बिकॉज अदरवाइज या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसे रब करने जा रहा हूं। तो हमने 3 केसेस पढ़ लिए, ठीक है। अब हम 4 केसेस यानी डी केस कर रहे हैं, ठीक है। अपना वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000 का है, क्लेम अपने पास आया है जो वो 60,000 का आ गया है। क्लेम कितने का आ गया है? 60,000 का आ गया है। भाई ये देखना, तरीका देखना, अपने माइंड को स्ट्रक्चर करो। WCR अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 टू रियलाइजेशन। भाई 50,000 से ज्यादा तो वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व है ही नहीं। सर क्लेम तो 60,000 का आया है बेटा, पर रिजर्व में तो 50,000 थे ना, तो रिजर्व का जितना रिजर्व है उससे ज्यादा तो अभी हम क्लेम को नहीं रियलाइजेशन में ले सकते हैं ना। मेरी बात समझ में आ रही होगी ना? तो जितना वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व है उससे ज्यादा रियलाइजेशन में अभी यहां पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पेड ऑफ के लिए कुछ नहीं कहा जाएगा। जितनी लायबिलिटी है उसे पूरी पे करनी पड़ेगी, कैश और बैंक। कितने की लायबिलिटी है? 60,000 की, पे आपको पूरी 60,000 करनी पड़ेगी। ये वाला कंसेप्ट फिर से समझ लो। वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का है? 50,000 का है। तो आप रियलाइजेशन में केवल 50,000 ही ट्रांसफर कर सकते हो, उससे ज्यादा आपके पास है ही नहीं। जब जेब में आपके पास 100 रुपए है तो आप 101 रुपए खर्चा नहीं कर सकते हो। लेकिन लायबिलिटी आपकी कितनी बन रही है? 60,000 की। तो डिसोल्यूशन का रूल होता है, whether it is said or not, आपको लायबिलिटी बिना कहे पूरी पूरी पे ऑफ करनी है। 60,000 की लायबिलिटी थी, 60,000 की हमने पेड ऑफ कर दी, तो ये है डी। ओके, आई होप सो आपको वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके लिए भी मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूं, इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो नोट डाउन कर लो। और प्लीज, क्योंकि ये एक 21 डेज कमिटमेंट सीरीज है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एक आपका रिवीजन करा रहा हूं। तो एक पतली सी नोटबुक बना लो और उसमें डिसोल्यूशन के सारे जितने भी ये मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट दिए कहीं नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे और आप इजीली उसे सॉल्व भी कर लोगे। तो अब मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में आपको बता रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये क्यों बनाया जाता है और इसकी मीनिंग क्या है? देखो बॉस, हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट, मान लो हमने 1 लाख का इन्वेस्ट किया। हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या सोच के करते हैं? ये जो 1 लाख है इन फ्यूचर ये 1,20,000 हो जाएगा। क्या भी हम लोग ये सोच के करते हैं क्या कि ये डाउन हो जाएगा, ये 90,000 हो जाएगा, ये 80,000 हो जाएगा? ये सोच के नहीं करते। लेकिन फिर भी हम अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, बना लेता हूं। इन केस
अगर मेरा इन्वेस्टमेंट किसी कारण से डाउन हो गया, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन वाला वॉर चल रहा है, तो शेयर मार्केट डाउन हो गई, मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया था, तो ऐसा फर्म के साथ भी हो सकता है कि उसने अपना पैसा शेयर में इन्वेस्ट किया था और मार्केट डाउन हो गई। मार्केट डाउन हो गई तो लॉस हो जाएगा, शेयर के प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो उस समय मैं शायद लॉस बर्दाश्त ना कर पाऊं, तो मैं उसके लिए एक रिजर्व बना लेता हूं कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट डाउन रहेगी तो मैं इस रिजर्व से उसको कॉम्पनसेट कर दूंगा, मीट आउट कर लूंगा। तो मैंने IFR 40,000 का रख लिया। मींस अगर मेरा पैसा जो 1 लाख है, अगर ये 40,000 कम भी हो जाता है, 40,000 डाउन भी हो जाता है, तो मेरा IFR उस 40,000 तक उसे मीट आउट कर लेगा। मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि इन फ्यूचर अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाए तो रिजर्व यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो मेरा अमाउंट है, जो मेरा रिजर्व है, वो इस डाउनफॉल को मीट आउट कर सके। अगर सर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो IFR की कोई भी नीड नहीं पड़ती, क्योंकि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए हम लोग रिजर्व बनाते हैं, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए किसी भी तरह का कोई रिजर्व नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर मेरा इन्वेस्टमेंट कम भी हो जाए, अगर 40,000 तक भी कम हो जाए, इट मीन 60,000 पे पहुंच जाए, तो रिजर्व, ये जो रिजर्व है वो इससे मीट आउट कर लेगा, ये रिजर्व इसे मीट आउट कर लेगा, इसलिए ये बनाया जाता है। इट मींस ये किसके अगेंस्ट में बन रहा है? इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में बन रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर डाउन हो जाए तो ये रिजर्व काम करेगा, अगर ये अप हो जाए तो इस रिजर्व का कोई भी यूज नहीं होगा। तो आई होप सो आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ IFR इन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है कंपैरेटिवली एडमिशन और रिटायरमेंट से। तो कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, चलो सीखते हैं, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसका बताने जा रहा हूं। यहां पे 2 केसेस है केवल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यहां पे केवल 2 केसेस बनते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखो मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं, ठीक है। अगर यहां पर IFR लिखा हुआ है 50,000 और उस यहां पे इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ है कितना, 2 लाख, ठीक है भाई। इन्वेस्टमेंट एक नॉर्मल एसेट की तरह ही डील करना है। यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट आपको नहीं समझा रहा हूं, मैं IFR पे फोकस कर रहा हूं। कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन में IFR एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर गिवन, दोनों दिए गए हैं, दोनों दिए गए हैं, तो भाई अपना जो IFR है वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। IFR जो होता है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में, और इसकी जर्नल एंट्री बनती है IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये इसकी जर्नल एंट्री बनती है कितना, 50,000 एंड 50,000। तो सर ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया, तो ये एक लायबिलिटी थी जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गई, तो इसे पेड ऑफ करेंगे? नहीं करेंगे सर, अभी तो आप कह रहे थे कोई भी लायबिलिटी हो वेदर इट इज सेड और नॉट, उसे पेड ऑफ करना है। जी हाँ मैंने कहा, बट IFR जो है ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है,
ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, ये हमने खुद क्रिएट की है, इसे पेड ऑफ नहीं किया जाता। तो सर वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व भी तो एक्चुअल लायबिलिटी नहीं हुई, उससे भी तो आपने खुद क्रिएट किया था। हम लोग WCR पेड नहीं कर रहे थे, हम लोग क्लेम पेड कर रहे थे, इसीलिए वहां पे हम लोगों ने पेड ऑफ वाली एंट्री बनाई थी। IFR सिर्फ रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा बट पेड ऑफ नहीं होगा। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो, ये पेड ऑफ नहीं होगा, ये ट्रांसफर तो हो जाएगा बट पेड ऑफ नहीं होगा। इट विल नेवर बी पेड ऑफ। इसे आप याद रख लो। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 IFR और इन्वेस्टमेंट दोनों दिया गया है क्वेश्चन में। ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर तो हो जाएगा बट पेड ऑफ नहीं होगा। कैसे? देखो, रियलाइजेशन अकाउंट इधर मैंने लिख दिया बाई IFR, कितने का है? 50,000 का। दैट्स इट। मैं इन्वेस्टमेंट पे भी बात नहीं कर रहा हूं, ये नॉर्मल एसेट है, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी। अगर इसे सेल ऑफ करने के लिए कहा जाएगा तो सेल ऑफ होगी, नहीं करने के लिए कहा जाएगा तो नहीं होगी। जो सारे हमारे कंसेप्ट पिछले थे, इन्वेस्टमेंट एक नॉर्मल एसेट की तरह ही है। लेकिन IFR और इन्वेस्टमेंट दोनों होगा तो IFR कहां ट्रांसफर हो जाएगा? रियलाइजेशन में, लेकिन पेड ऑफ नहीं होगा। ये बात याद रखना, पेड ऑफ इधर होता है, वो नहीं होगा। आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। केस नंबर 2 अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए मैं ऐसे रब करता हूं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बहुत अच्छे से इसको समझ लो। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछना, मैं बताऊंगा। जब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन ही करेंगे जिसमें रियलाइजेशन भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे, पार्टनर्स लोन भी बनाएंगे और कैश अकाउंट भी बनाएंगे। तो आपका एक पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर कहीं पे भी होगा तो। ठीक है, मैं इसे रब करता हूं। केस 2 केवल IFR है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट नहीं है। Only IFR is given। तो भाई एक नॉर्मल रिजर्व की तरह हो गया। अब इस रिजर्व को क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड करते हैं। जैसे जनरल रिजर्व कहां चला जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में। फ्री रिजर्व कहां चला जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में। और IFR दिया गया है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया है। बट इन्वेस्टमेंट is not given। तो ये IFR कहां चला जाएगा? सर पार्टनर्स कैपिटल में। क्या जन एंट्री बनेगी? IFR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। मैं मान रहा हूं कि 2 पार्टनर है, टू बीस कैपिटल कितना है? 50,000। ये आपका चला गया रेशियो, जो रेशियो गिवन है उस रेशियो में चला गया। ओके, और यहां पे आप देख लो, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देता हूं सो दैट कि आपको पूरा समझ में आए। पार्टनर्स कैपिटल, ये A का हो गया और ये B का हो गया। यहां पे आप लिख दोगे बाई IFR, यहां पर जो अमाउंट है वो चला गया। तो ये है हमारा तरीका कैसे हमको IFR डील करना है। कितने केसेस हो गए? 2 केसेस हो गए IFR में। इन्वेस्टमेंट भी दी गई और IFR भी दिया गया, तब तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा लेकिन पेड ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। दूसरा, केवल IFR दिया गया है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया है, तब ये क्या होगा? केवल ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। क्यों? रीजन है इसके पीछे, ये एक नॉर्मल रिजर्व और सरप्लस की तरह हो गया। इसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं था, ये नॉर्मल रिजर्व की तरह हो गया। और नॉर्मल रिजर्व की तरह हो गया तो पार्टनर इसे घर ले जाएंगे, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आई होप सो आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और IFR भी समझ में आ गया होगा। तो हमने आज काफी चीजें समझ ली हैं।
ठीक है। और हमें WCR का भी कंसेप्ट समझ में आ गया, यानी वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व का भी कंसेप्ट समझ में आ गया है, हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी कंसेप्ट समझ में आ गया है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनता है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ में आ गई है। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।